हेलो बच्चों, आज केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, वह कौन कौन से कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें हमने 4 कंडीशन बताया था और लास्ट कंडीशन उसमें एक आया था लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो आज बेटा पूरा डिस्कशन लैटिस एनर्जी पे हम करेंगे। आज पूरा डिस्कशन कैसे करेंगे? लैटिस एनर्जी पर। ठीक है, तो जो मेरी हेडिंग होगी हम लोगों की आज हम लोग देखेंगे लैटिस एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। कैपिटल यू से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। मैं कपड़ा नहीं लिया अभी, चलो हाथ से मिटा दूंगा या कागज, 1 मिनट। ठीक है, अब ध्यान दो लैटिस एनर्जी क्या होता है, मैंने समझाया भी था। NaCl का एग्जांपल लेते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल देकर इसको हम क्या बनाते हैं? कैटायन, गैसियस स्टेट में। इसको इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की वजह से किस में चेंज होता है? एनायन में। तो जब कैटायन और एनायन आपस में मिलते हैं तो 1 मोल बनता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनता है। अब देखो, जब ये कैटायन और एनायन आपस में एक नज़दीक आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने का तात्पर्य क्या है कि यह अट्रैक्ट होकर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी रिलीज्ड। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कह सकते हैं when one cation and one anion combine, when one cation and one anion combine to form 1 mole ionic compound, 1 mole ionic compound, energy is released is known as lattice energy, is known as lattice energy। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन होगा तो उनके कॉम्बिनेशन से एक एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको पॉज करके आप लिखते चलिएगा। 11th क्लास में है, जेई मेंस में है, नीट में आता है और BSc फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है, और ये क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, अब ध्यान दो, कपड़ा भूल गया हूँ मैं। अब लैटिस एनर्जी की मैंने परिभाषा बताया, और थोड़ा सा इसको देखते हैं और थोड़ा और डीप चलते हैं। क्या है? यह कैटायन हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया? एनायन हो गया। माइनस मतलब एनायन, यहाँ पॉजिटिव मतलब कैटायन। ठीक है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, तो लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपॉन R। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं, R होगा। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R। इसका मतलब लैटिस एनर्जी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। R क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज present on the cation and anion। देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हो? U is directly proportional to Q1 and Q2, मतलब कैटायन आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगी? लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है, R मतलब डिस्टेंस, दूसरा क्या हो रहा है? डिस्टेंस मतलब साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन।
साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन को आर क्यों माना जा रहा है? अगर कैटायन और एनायन का साइज बड़ा होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर कैटायन और एनायन का साइज छोटा होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो यहाँ U क्या हो रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा कैटायन एनायन के बीच का तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मान कम होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? U इज डिस्टेंस में जान रहे हो क्या होगा? R लिखा गया ना, R को आप क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू RC प्लस RA। RC मतलब रेडियस ऑफ कैटायन और RA मतलब रेडियस ऑफ एनायन। इसको और क्या लिख सकते हैं? U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RC प्लस RA। क्लियर हो रहा है? तो यह होगा लैटिस एनर्जी। एक मोल आयनिक कंपाउंड बनने में जो भी ऊर्जा रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q1 Q2 अपॉन R, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन एंड एनायन, और साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर साइज बड़ा होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, साइज छोटी होगी तो डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ये हो गया लैटिस एनर्जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पॉज करके आप अच्छी तरह से छाप लेंगे। कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ा जाए, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आओ देखते हैं, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है? कपड़ा खोजो, हमने कपड़ा नहीं रखा इस समय। कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, पेपर है, ठीक है। अब ध्यान दो, किसी भी आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने की कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। किसी भी आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। इसका हम कैलकुलेट करते हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड, और वह इनडायरेक्ट मेथड क्या कहलाता है? बॉर्न हाइबर्स साइकिल। क्या कहलाता है? बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। तो पूछ सकता है कि बॉर्न हैबर साइकिल का उपयोग किस में करते हैं? तो बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। क्लियर हो रहा है? तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने का कोई भी हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, हम इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, और उस इनडायरेक्ट मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। बॉर्न हैबर साइकिल। आओ देखते हैं अब बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, ठीक है। बॉर्न हैबर CYCLE साइकिल, CYCLE साइकिल स्पेलिंग है ना, बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। तो बॉर्न हैबर साइकिल यूज टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, यूज टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, ठीक है। बोलो अब इसमें होता क्या है, समझो थोड़ा सा। इसमें कई प्रकार का इंथैल्पी मतलब होता है हीट, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। हीट बोले या इंथैल्पी बोले, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कई प्रकार के हीट और इंथैल्पी का उपयोग होता है। मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ पहले, तब बताऊँगा। आपको आएगा डेल्टा एच हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या आएगा? हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको क्या बोलेंगे?
हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी सॉलिड को डायरेक्टली चेंज कर देता है किसमें, गैस में। क्लियर रहेगा। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी भी ठोस को किसमें चेंज कर देगा, गैस में। उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है। फिर आएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब कोई कंपाउंड अपने प्योर एलिमेंट या प्योर स्टेट से मिलकर बनता है और उसके बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे Na सॉलिड होता है, Cl2 गैसियस होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या बनेगा NaCl, और इसके बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। कहने का क्या मतलब है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल अपने प्योर स्टेट से अगर मिलके बन रहा है, प्योर फॉर्म पे या स्टैंडर्ड स्टेट से मिलके बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या हो गया, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करने के लिए जिस हीट का अमाउंट उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर हो रहा है। तो दो टर्म यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट था, हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ पर एक टर्म आएगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर चल भी रहा, आप पुराने बच्चे होंगे, हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है, इसका उपयोग यहाँ पर है। हेस लॉ आप लोग देखे होंगे कि अगर A से हम D बना रहे हैं, इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, अगर इसी रिएक्शन को हम 3 स्टेप में कर रहे हैं, A से B, B से C, C से D, और हर स्टेप का Q1, Q2, Q3 अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, और इसको जब जोड़ेंगे तो C कट जाएगा, B कट जाएगा, यहाँ क्या होगा Q, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ में आ रहा है। A से D Q लग गया, कैपिटल Q अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है। अब इसी रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में कर रहे हैं, तो हर स्टेप का एक हीट होगा, तो जो एक सिंगल स्टेप का हीट है Q इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल हीट इन्वॉल्व इन द मल्टीपल स्टेप इज नोन एज हेस लॉ। थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा जानना है। ठीक है, बढ़ जाए। अब कैसे होता था ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉर्न हैबर साइकिल, JEE के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अगर नहीं सीखे तो जीवन कुछ नहीं कर पाओगे। होता क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल में स्टैंडर्ड स्टेट मतलब किसी भी एलिमेंट का जो नेचर में पाया जाने वाला प्योर फॉर्म में जो स्टेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टेट को पहले हम कन्वर्ट करेंगे गैसियस स्टेट में। किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस स्टेट में। अब फिर हम कन्वर्ट करेंगे आयनिक स्टेट में। किस में कन्वर्ट करेंगे, आयनिक स्टेट। और आयनिक स्टेट में दो चीज़ प्राप्त होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, इन्हीं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तब जाके लैटिस एनर्जी निकलता है, और इसी लैटिस एनर्जी क्या करना, हमको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एंड देन कन्वर्टेड इनटू आयनिक स्टेट, देन वी कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान दो, NaCl की बात करें, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, यही पढ़ा जाता है। ठीक है, Na का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वह सॉलिड होता है, और क्लोरीन का तो गैसियस स्टेट होता है लेकिन वह मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, Na का क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और क्लोरीन का क्या है, गैसियस स्टेट में तो पाया जाता है लेकिन वह मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब इस सॉलिड को हम यहाँ पर देंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या देंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन।
तो Na को हम देंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है, किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली किस में चेंज कर देगा, गैस में। किस में चेंज कर देगा, गैस में। तो यह सॉलिड फॉर्म में है तो अब यह किस में आ जाएगा, गैसेस स्टेट में आ गया। बोलो, यह मॉलिक्यूल है, इसको एटम में लाने के लिए इसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, हीट ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2Cl, गैसेस स्टेट में आ गया। और इसी को अगर बाई 2 कर देंगे तो यह 2 हट जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड स्टेट कन्वर्ट किस में हो गया, गैसियस स्टेट में। अब यह भी गैसियस आइसोलेटेड एटम होगा, यह भी गैसियस आइसोलेटेड एटम होगा। अब इस सोडियम जो गैसियस आइसोलेटेड एटम है, इसको हम देंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या देंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन। और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तब देखो IP से किस में चेंज हो गया, Na प्लस, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में चेंज हो गया, Cl माइनस। ठीक है, अब Na प्लस Cl2 एलिमेंटल स्टेट, प्योर स्टेट में क्या बनेगा, NaCl। बोलो, अभी बनेगा ना। और जब प्योर स्टेट में बनेगा तो यहाँ हम बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और यहाँ पर कैटायन एनायन से भी क्या बनेगा, NaCl, और कैटायन एनायन के कॉम्बिनेशन से क्या निकलेगा, लैटिस एनर्जी। दिस इज द बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। हेस लॉ के अनुसार तो यह सिंगल स्टेप हो गया। सिंगल स्टेप में कितना हो रहा है, डेल्टा HF इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल हीट इन्वॉल्व इन द मल्टीपल स्टेप। अभी बताया हूं, तो यहां से स्टार्ट करो, हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस हीट ऑफ डिसोसिएशन बाई 2 प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी होगा ना। हेस लॉ के अनुसार एक स्टेप में जितना हीट लगा वह हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, अरे यार NaCl एक स्टेप में बन रहा है तो एक स्टेप में डेल्टा HF निकल रहा है, और यही NaCl मल्टीपल स्टेप में होगा तो डेल्टा HF की वैल्यू क्या होगा, मल्टीपल स्टेप में जितना भी हीट इन्वॉल्व हो रहा है उसी का सम करेंगे तभी ना हेस लॉ निकलेगा। बोलो अब क्या होगा, या इसको क्या लिख सकते हैं, इधर नहीं जाना है, और U इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा HF माइनस हीट ऑफ सब्लिमेशन माइनस हीट ऑफ डिसोसिएशन माइनस IP माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर सबकी वैल्यू पता हो तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का हम लैटिस एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके द्वारा, बाय बॉर्न-हैबर साइकिल। तो यहाँ हीट हेस लॉ का भी उपयोग हुआ है। हीट ऑफ फॉर्मेशन आप देखेंगे क्या होता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया, हीट ऑफ डिसोसिएशन आप जान ही रहे होगे, नहीं जानते हो तो बॉन्ड ब्रेक करने में जो ऊर्जा लगती है, हीट लगता है, उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ डिसोसिएशन। ये सब आप पढ़े ही हो। ठीक है, तो ये हो गया बॉर्न-हैबर साइकिल, लैटिस एनर्जी। दूसरा लेक्चर यहाँ तक हुआ। अब तीसरा लेक्चर में हम लोग इसमें और थोड़ा सा सॉलिबिलिटी के बारे में समझाएंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग बेटा जो इंटरमीडिएट में हो वो भी देखें, क्योंकि JEE मेंस में सवाल बड़े अच्छे सवाल इससे बनते हैं। ठीक है, 11th वाले देखेंगे। BSc फर्स्ट ईयर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो 2 क्वेश्चन में तैयार कर दिया। पहला लेक्चर कि कौन कौन से कंडीशन आयनिक बॉन्ड के लिए फॉर्मेशन होते हैं, BSc फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, वह क्वेश्चन हो गया। और यह दूसरा क्वेश्चन अगले साल देखिएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।